नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर कोरोना काल में व्यापारियों पर लगाए गए और जीवन को लेकर और अब बाजारों में उमड़ी भीड़ को लेकर व्यापारियों के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है। आज दिल्ली की सभी बाजारों में भीड़ है तो व्यापारी खाली बैठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार कोरोना को कंट्रोल करे पर व्यापारी को व्यापार करने दे। तो वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आज पुरानी दिल्ली के क्लॉथ मार्केट में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और सर्किट के व्यापारियों ने मिलकर दिल्ली पुलिस और मार्केट में हर आने जाने वाले व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर बांटा और लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। साथ ही दिल्ली सरकार से भी अपील की कि दिल्ली के मार्केटों में ऑड इवन को हटाएं ताकि व्यापारी और मजदूरों की आर्थिक स्थिति पटरी पर आ सके। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या मार्केट में ऑड इवन को वापस लेगी। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो कोरोना की जो स्थिति थी, यानी कि कोरोना के जो आंकड़े थे उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, यहाँ तक कि ऑड इवन का ऐलान किया गया, यहाँ तक कि वीकेंड्स कर्फ्यू का ऐलान किया, ताकि कोरोना की जो स्थिति है या फिर कहें रफ्तार है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। और दिल्ली सरकार इसके अंदर कामयाब होती हुई नजर आई और लगातार जनता का सहयोग भी मिला, यहाँ तक कि व्यापारियों को सहयोग भी मिला। मगर व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आ रहा है। और जहां तक कि जो व्यापारी के पास जो मजदूर वर्ग जो काम करता है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि व्यापारी जो है यानी कि अपने कर्मचारी को पैसे नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं उसको जो कैसे कहते हैं रोजी रोजगार है जो उसका वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हम मजदूरों के लिए कदम उठा रहे हैं, मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मजदूर वर्ग जो है वो परेशान है, क्योंकि व्यापारी ही जब व्यापारी के पास व्यापार नहीं होगा तब वो मजदूर वर्ग को यानी कि अपने कर्मचारी को सैलरी कहाँ से देगा और अपना जो घर का खर्चा है वो कहाँ से चलाएगा। मगर इसी को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऑड इवन लगाया गया था। ऑड इवन के खिलाफ अब व्यापारी जो है वो दिल्ली के तमाम व्यापारी की बात करें, यानी कि सदर बाजार मार्केट की बात करें, चांदनी चौक मार्केट की बात करें, कैसे पुरानी दिल्ली मार्केट की बात करें, तो या फिर कहें सरोजनी नगर मार्केट की बात करें, वहां पर व्यापार जो है वो बिल्कुल ठप है। और व्यापारी जो है यही चाहते हैं कि ऑड इवन को हटाया जाए और जो सख्ती जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं बाजारों के अंदर, या फिर कहें पटरी बाजार लगाया जा रहा है, या फिर कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, ना कि व्यापारी के ऊपर। मगर यहाँ पर व्यापारी जो परेशान है और इसी को लेकर कल चांदनी चौक के अंदर जिस तरीके से भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष है सतीश उपाध्याय जी वो पहुंचे और लगातार उन्होंने भी यही कहा कि दिल्ली सरकार जो है वो ऑड इवन को हटाए और लोगों को सैनिटाइजर वगैरह बांटकर ये समझाने की कोशिश करी कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है मगर कहीं ना कहीं व्यापार करना भी जरूरी है और दिल्ली सरकार उसके लिए भी कुछ कदम उठाए। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि व्यापारी खुद ही कदम उठा रहे हैं, लोगों को गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यापारियों की एक अच्छी पहल है। और इस पर दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर बाजारों में भीड़ तो उमड़ रही है लेकिन ऑड इवन के चलते आधी दुकानें बंद रहती हैं। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें व्यापारियों की तो व्यापारी जो है वो लगभग कह सकते हैं 2 से 3 दिन दुकानें जो है वो उनकी बंद रहती है हफ्ते के अंदर, यानी कि सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही काम कर पाते हैं। मगर कहीं ना कहीं उससे 2-3 दिन से कहीं ना कहीं जो उनका अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। व्यापारी जो है व्यापार नहीं कर पा रहा है और इसी की वजह से जो अपने जो कर्मचारी है उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी भी जो रोजी रोजगार है या फिर कहें जो उनकी जो कह सकते हैं घरों की जो हालत है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जो व्यापारी है वो अच्छी पहल जरूर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के साथ भी उन्होंने ऑड इवन के साथ कदम से कदम मिलाया है ताकि कोरोना के आंकड़े कम हो सके। मगर यहाँ पर जो उनका व्यापार है उसको वापस लाना चाहिए। मगर इसी को लेकर जिस तरीके से जब दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो जितने भी मार्केट के आने वाले लोग हैं उनको हर एक को सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, ना कि जुर्माना करवाया जा रहा है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी है वो सिर्फ जुर्माना कर रहे हैं, ना कि उनको मास्क बांटा जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं की जा रही है। मगर यहाँ पर व्यापारी जो है वो बार बार यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस दिल्ली सरकार जो है वो ऑड इवन को हटाए, कुछ और कदम लेके आए
ताकि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो मजदूर वर्ग है, उनको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोज़ी-रोज़गार मिल सके। मगर अभी जो व्यापारियों की हालत है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि व्यापारी जो है, कस्टमर जो है, उनके पास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हालात जो है उनके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। राजीव, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में भीड़ तो उमड़ रही है और लोगों को फिर परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आधी दुकानें बंद हैं और भीड़ तो उतनी ही आ रही है। उसके ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ़ इसमें जो कमर तोड़ी जा रही है, वो बाज़ारों में दुकानदारों की कमर तोड़ी जा रही है। आखिर भीड़ पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा जा रहा है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बाज़ारों के अंदर भीड़ बिल्कुल है, यहाँ तक कि पटरी बाज़ार जो है वो लगातार हुँ, चालू है और लगातार उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा या फिर कहें दिल्ली पुलिस के द्वारा या एसडीएम की टीम के द्वारा कुछ हुँ, सख्ती होनी चाहिए थी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने बोला भी गया था। मगर हुँ, यहाँ पर जो है वो दुकानदारों के ऊपर सख्ती की जा रही है, ना कि हुँ, बाज़ारों के अंदर सख्ती की जा रही है। मगर यहाँ बात करें सिविल डिफेंस के जवानों की या फिर दिल्ली पुलिस के जवानों की, वो हुँ, सिर्फ़ एक साइड खड़ा होकर सिर्फ़ मार्केट के स्टार्टिंग में खड़े हो जाते हैं, मार्केट के बीच में नहीं जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मगर व्यापारी जो हैं, वो व्यापार के लिए परेशान हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं व्यापार चाहिए और कहीं न कहीं उससे दो जो दो जो जो मुनाफ़ा होगा, वो उससे कहीं न कहीं अपना घर को क खर्चा चला सकते हैं। यहाँ हुँ, तक की बात करें मज़दूर वर्ग जो है, उनको सैलरी दी जा सकती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार सिर्फ़ आंकड़ों को कम करने की कोशिश कर रही है, ना कि व्यापारियों को हुँ, राहत देने की कोशिश की रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके हुँ। लिए कहीं न कहीं सिविल डिफेंस के जवान हो गए या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो गए या एसडीएम की टीम हो गई, उनको सख्ती करनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर वो सख्ती नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ जो है, वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी। राजीव, बाज़ारों में दुकानदारों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भीड़ के चलते? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें व्यापारियों की, बाज़ारों की, तो बाज़ारों के अंदर जो व्यापारी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि व्यापारी को सिर्फ़ हफ़्ते के अंदर 2 दिन दुकान खोलने की परमिशन मिल पाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं और फ्राइडे की रात से ही कहीं न कहीं वीकेंड्स कर्फ्यू लागू हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उनके पास ग्राहक नहीं आता है, क्योंकि जब हुँ, दुकानें नहीं पूरी तरीके से खुलेंगी, तो ग्राहक नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं उनकी भी हालात हालात जो हैं, वो खराब है और उसको लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को कहीं न कहीं कुछ कदम उठाने चाहिए थे। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि होटलों को बंद कर दिया गया, यहाँ पे क खाना नहीं खा सकते। छोटे दुकानदार जो हैं वो ऑड इवन के हिसाब से अपनी दुकानें खोलेंगे। मगर यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को एसडीएम की टीम कहें या फिर दिल्ली पुलिस की टीम कहें, उनको कहीं न कहीं सख्ती से पालन कराना चाहिए, ताकि बाज़ारों के अंदर भीड़ कम हो सके। मगर यहाँ पर जो व्यापारी है जो है, वो परेशान है और इसी को लेकर दिल्ली के सदर बाज़ार ने मार्केट के लोगों ने भी हुँ, थाली बजाकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से ये अपील की हुँ, कि दिल्ली सरकार जो है वो ऑड इवन को वापस ले। यही चीज़ स्थिति चांदनी चौक की मार्केट की भी थी। उन्होंने भी सैनिटाइज़र बाँट के और लोगों को समझाकर कहीं न कहीं ये समझाने की कोशिश करी कि दिल्ली सरकार जो है वो ऑड इवन को वापस ले और इसी को लेकर सतीश उपाध्याय जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपील की दिल्ली के हुँ। जनता के लिए और दिल्ली के व्यापारियों के लिए कि दिल्ली सरकार उनके बारे में सोचे और कुछ कदम उठाए, जिससे उनका व्यापार भी कहीं न कहीं पटरी पर आ सके। जी। राजीव, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है, बीजेपी को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी का इसको लेकर। और जैसा कि आपने बताया कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के सतीश उपाध्याय भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने व्यापारियों का साथ दिया। तो ऐसे में आखिर दिल्ली सरकार क्यों पीछे हट रही है ऑड इवन सिस्टम जो लागू किया गया है उसको हटाने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजनीति की, तो राजनीति बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हम्म, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा जो है वो बार-बार कहीं न कहीं हम्म, दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधती हुई नज़र आती है। मगर यहाँ पर भी सतीश उपाध्याय ने हम्म, निशाना साधते हुए बिल्कुल कहा कि दिल्ली सरकार जो है वो व्यापारियों की सुध नहीं ले रही है। यहाँ तक हम्म, कि जो कर मार्केटों के अंदर भीड़ है उसको कंट्रोल नहीं कर हम्म, रही है। बस सिर्फ़ खाना पूर्ति की जा रही है, मगर उसके लिए भी के जो वैक्सीन दी जा रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है, ना भीड़ों को कंट्रोल कर रही है, ना व्यापारियों की हालात को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ हम्म, पर राजनीति का पहलू ज़रूर देखने को मिला, मगर सीधे-सीधे कहें तो दिल्ली सरकार को व्यापारियों के लिए भी सोचना चाहिए और व्यापारियों की हालत जो बिगड़ी हुई है, हम्म, उसको भी पटरी पर लाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा ही जो मज़दूर वर्ग काम करता है, हम्म, उनकी भी हालात जो है व्यापारियों से जुड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं हालात जो सुधारने के लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, ऑड इवन को कहीं न कहीं वापस लेना चाहिए, या तो फिर वो व्यापारी चाहते हैं कि या तो कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर सभी मार्केटों को खोला जाए। मगर यहाँ पर ना तो दिल्ली सरकार जो है ना कंप्लीट लॉकडाउन लगा रही है, ना ही ऑड इवन को हटा रही है। तो कहीं न कहीं व्यापारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसी को लेकर आने वाले दिनों के अंदर शायद राजनीति भी देखने को मिल सकती है। जी। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से
व्यापारियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं भीड़ के चलते पुलिस को भी नहीं नियंत्रण करवा रही है पुलिस। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका राजीव। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम जनता को विकल्प दे रहे हैं और 70 लाख वोट किसान के हैं, जबकि अगर किसान एक तरफ हो जाए तो वह अपनी सरकार बना सकते हैं। मेरा गांव और ज़मीन पंजाब के घनौर क्षेत्र में है, पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ताकि कल को कोई आरोप मेरे ऊपर ना लगा सके। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी को किसान वोट का नुकसान होगा, जबकि बीजेपी तो किसी गिनती में नहीं है। हमारे वोट काटने से किसी को फायदा होगा यह पता नहीं, पर आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा संयुक्त समाज पार्टी और संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जिसके चलते 10 सीट हमारे पास है। 10 सीटां दा अज असी अपने जिहड़े कैंडीडेट ने उन्हां 10 चों अज 9 दे ना अनाउंस कर रहे ने ते एक सीट दा ना बाद च अनाउंस किया जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਮੱਖਣ ਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। शाहकोट तो डॉक्टर जगतार सिंह चंदी जो पहुंच नहीं सके। अजनाला तो चरणजीत सिंह जी गालिब अखड़न जी पीछे। दिड़बा तो मालविंदर सिंह जी खड़े ने जी। ते दाखा तो हरप्रीत सिंह जी मक्खू, ये तुहाडी बरादरी तो है। पत्रकारों को मान सम्मान देना है ना। ते संगरूर तो जगदीप सिंह जी ने जो मिंटू तूर जिन्होंने कहते ने आने ते ये कैंडीडेट 9 जड़े ने अज असी अनाउंस कर रहे हैं। तो जिस तरीके से किसानों ने कदम रख दिया है पंजाब चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके समीकरण वो बिगाड़ते हैं। और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके की जो रणनीति बनाई गई है पंजाब में किसानों के द्वारा? अपनी पार्टी के कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए जा चुके हैं। तो अब अगर हम कहते हैं संयुक्त संघर्ष पार्टी, नाम जिंदगी की पार्टी, किसानों की पार्टी, या फिर हम कहें जो पार्टी सबसे पहले आई थी, देखिए अगर हम बात करें की संयुक्त समाज पार्टी की, तो बाद में आई थी। तो जो पार्टी सबसे पहले किसानों के किसानों के नाम पर किसानों की पार्टी बनने से पहले संयुक्त संघर्ष पार्टी पर आपको इतनी कम वोट शेयर मिला है, तो उसकी बात जब लोगों की पब्लिक डिमांड है, इसलिए तो आपको लोग चाहते हैं। अमित कुमार, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से किसान अब कदम रख चुके हैं पंजाब के चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो गठबंधन हुआ है ये किसको नुकसान पहुंचाएगा और किसको फायदा पहुंचाएगा। जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुद ना चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन वो अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 70 लाख वोट किसानों के हैं और किसान चाहे तो एक तरफा सरकार बना सकते हैं। अमित, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो लगातार अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब चुनाव में, तो इससे किसके समीकरण बिगड़ने के चांस है और किसको इसका फायदा मिलेगा? अमित, लेकिन सीधे तौर पे ये अगर हम कहें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कहते हैं नजर आए कि हम सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को देंगे, और इसका रीजन उन्होंने खुद ये बताया कि सबसे कम मार्जिन से अगर कोई भी कैंडिडेट जीता है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के थे। तो उसी दौरान बोल दिया कि किसान अपनी प्रेजेंस फेल कराएंगे, मतलब कि किसान इस पूरे सपोर्ट के साथ है कि किसानों का सपोर्ट सभी किसानी पार्टियों को रहने वाला है, ये चीज वो लेके चले। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से यही पूछा गया तो फिर आखिर सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों?
तो इसके ऊपर उन्होंने बात पलटते हुए कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, वो हर एक पार्टी जो हमारे विरोध खड़ी है उनको हम नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हम सिर्फ एक ही माइंडसेट से आए हैं जीतने के, और हमारी प्रायोरिटी से जीतना रहेगी। किसी पार्टी को फायदा या नुकसान होना तय है, क्योंकि इलेक्शन में हर कोई हर किसी के खिलाफ खड़ा होता है। तो ऐसे में अगर किसी न किसी पार्टी को नुकसान होना तय है, क्योंकि अगर किसी को नुकसान नहीं होगा तो हारेगा कैसे, और अगर हमने जीतना है तो हम दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना ही है। ये एक माइंडसेट तो एटलीस्ट वो लेके चले हैं। तो उसके बाद सीटों की बात कर ले, तो जो पहले अगर हम बात करें कि सीट शेयरिंग की बात हुई थी बलवीर राज्यपाल की जत्थेबंदी के साथ गुरनाम चढ़ूनी की जत्थेबंदी ने मिलकर इलेक्शन लड़ी, तब बात चल रही थी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 25 सीटों की उन्होंने दावा पेश किया था कि 25 सीटों पे हमें हमारे कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, पर फाइनली अगर हम कहेंगे सिर्फ 10 सीटें थी। इसके ऊपर जब बात की गई तो इसके ऊपर डायरेक्ट जवाब ना देते उन्होंने ये बोला कि लोग चाहते थे कि हम मिलके लड़े, और ताकि हम मिलके ही लड़ना चाहते हैं और ताकि कोई तनाव ना बने, तो हमें 10 सीटें, जो अगर सीधे तौर पे सर्वे हुआ तो हमारे 10 सीटें हमारे पक्ष में आई है। उन 10 सीटों में से 9 पे हम इन्होंने कल अपने सभी कैंडिडेट्स उतार दिए। एक बुलंद से सीट रह गई है और उसके ऊपर भी जल्द कैंडिडेट उतार दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि अभी सर्वे पेंडिंग है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ जो काफी ध्यान देने वाला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हो गए तो बाहर से एक व्यक्ति आता है और वो खुद कहता है कि हमने भी अपने नाम दिए थे, हमने भी किसानों के लिए काम किया था, पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जत्थेबंदी पिछले एक हफ्ते से बंद कमरों में मिलकर अपने किसानों के लिए अपनी टिकटें डिसाइड की जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे एलिगेशन लगा दिए कि पैसे लेके, जी हाँ सीधे तौर पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी में कि पैसे लेकर टिकट बांटी जा रही है। तो इसके ऊपर गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहीं पे जवाब दिया कि आप ये साबित करते कि हमने पैसे लिए हैं, या फिर मतलब ये चीजें बोलती कि जिस व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने अप्लाई तक नहीं किया था। जो व्यक्ति अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका काम कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो ये बातें गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोलते हुए नजर आए। तो वही वहां मौजूद लोगों ने जो व्यक्ति वहां पहुंचा था उसको घेर के साइड कर दिया और लगातार नारेबाजी होती हुई नजर आई कि वो बीजेपी के प्लांटेड बंदे हैं या फिर अकाली दल के प्लांटेड बंदे हैं। सीधे तौर पे ये में जरूर चलेगी, पर हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पल के लिए जरूर ये मैसेज चला गया था कि कैंडिडेट्स को शायद पैसे लेके अपनी टिकट दी जा रही है। पर खैर उसके ऊपर स्पष्टीकरण देते रहे और शायद आते भी स्पष्टीकरण आता रहेगा। पर एक इमेज जरूर अगर हम कह सकते हैं किसान नेताओं पे हमले अब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुके हैं। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से एक चीज और सामने आई है उसमें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रत्याशियों को उतारेंगे, तो ये ऐसे में क्या कुछ इसके मायने लगाए जा सकते हैं अमित? देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी शुरू से ही ये चीज बोलते आए हैं कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे। जब पार्टी बनी थी वो तब ये चीज बोलते हुए नजर आए थे। जो सबसे पहले अगर हम कहेंगे जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि पंजाब ये इलेक्शन लड़ी जाएगी, तब भी वो बोलते रहे कि पंजाब में इलेक्शन इसलिए लड़ी जाती है कि चौधर की जरूरत होती है, पर मेरे पास तो चौधर पहले ही है तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए। पर हाँ ये लोगों की डिमांड है कि किसान उतर इलेक्शन में, इलेक्शन में तौर पर क्या है कि लोगों के लिए अपनी बात रखें। तो इसमें सीधा तौर पे उन्होंने आज भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम इलेक्शंस में लड़ेंगे और अगर हम जीत जाते हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट जीतते हैं वो सीधे विधानसभा के अंदर अपना प्रदर्शन करेंगे और हम सड़क पे बैठ के जहां पे हमें आंदोलन करने जरूरी, जहां पे हमें संघर्ष करने के हम सड़क पे बैठ के संघर्ष करेंगे। और जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हमारे किसानों के बीच से ही चुना गया है वो पहले अंदर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद वो खुद सड़क पर भी आके उन्हीं के साथ बैठ के सड़क पर भी बैठ के संघर्ष करेंगे, ताकि लोगों के लिए जिस चीज के लिए उन्हें चुना गया है उस चीज को वो रिप्रेजेंट कर सके, उस चीज का वो काम जो उनको टारगेट मिला है, जो चीज उन्होंने वादा किया उसे पूरा कर सके। एक बड़ी बात जो उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये एक लंबी साइकिल चली आ रही है और इस एक साइकिल को किसानों की पार्टी और हम किसान मिलकर खत्म करेंगे। तो ये बड़ा दावा कर चुके हैं और उतर चुके हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सरकार पक्का बनाएंगे, उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो शुरुआत जरूर करेंगे और बाकी सारी पार्टियों को नुकसान एटलीस्ट करके जाएंगे। बिल्कुल अमित, ये तो देखना ही होगा कि आखिर किसको नुकसान कितना पहुंचेगा और किसके साथ किसान आएंगे, या हो सकता हो बाद में किसान भी गठबंधन करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका अमित। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कि अब पंजाब में किसान भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का भी ऐलान हो चुका है। तो रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए मध्य रेलवे सभी महिला डिपों को एडवांस सीसीटीवी कैमरों से लैस करने जा रहा है।
डिब्बों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरों के सीधे आरपीएफ कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है ताकि महिला यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार के होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि मध्य रेलवे की लोकल के महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ये फैसला महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा देने की मुहिम के तहत उठाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके तहत सभी लोकल ट्रेनों के महिला डिब्बों को 2023 तक सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का फैसला मध्य रेलवे ने लिया है। इन कैमरों को लगाने के लिए रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया है। डिब्बों में लगे कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम में बैठी आरपीएफ की टीम लगातार मॉनिटर करेगी और अलर्ट मिलते ही एक्शन लेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल जिस तरह से मुंबई लोकल में आई है महिला की मोबाइल लिस्टिंग, महिलाओं के साथ जो है अश्लील हरकतें, महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसी जो मामलाएं सामने कई बार आए थे, इसको लेकर मध्य रेलवे ने अब कमर कस ली है। मध्य रेलवे ने सीधे तौर पर अब मुंबई के सभी लोकल में सीसीटीवी बना रही है, जिसको लेकर मध्य रेलवे ने बाकायदे टेंडर का भी आवंटन कर दिया है और जबकि आरपीएफ जो कंट्रोल रूम है उसको भी तैयार कर लिया है। यानी कि आने वाले समय में मध्य रेलवे में जो कैमरे लगाए जाएंगे उसका सीधा कंट्रोल आरपीएफ रूम में रहेगा, जहां से अगर कोई इस तरह की शिकायतें आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सत्यप्रकाश, क्या कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ गए रेलवे को? क्या इससे पहले केस लगातार बढ़ रहे थे ऐसे कि महिलाओं के साथ ट्रेन में छेड़छाड़ और उसके बाद अब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? सत्यप्रकाश, देखा जाए तो एक मारपीट करने के बाद उसकी मोबाइल और उसका पर्स छीन कर भाग गया था। इसके बाद लगातार इस तरह की वारदात जो है मुंबई की मोबाइल लिफ्टिंग होती है, उसके बाद चोरियां होती है और कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई जो है चर्सी कर दुल्ले जो होते हैं वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं उनके महिलाओं के डिब्बे में। तो इस तरह की जो है बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस और आरपीएफ के लिए बनती थी, लेकिन जब कैमरे लगा दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पर जिस शख्स द्वारा लापरवाही की जा रही है या इस तरह की हरकतें की जा रही है उसको न सिर्फ शिनाख्त करना बल्कि क्राइम कंट्रोल पर भी एक बड़ी मदद हो जाएगी। इसी लिहाज से मध्य रेलवे ने फैसला लिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए, कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिससे तुरंत जो है कार्रवाई हो सके। इनकी जो मॉनिटरिंग होगी वो आरपीएफ से होगी और लगातार इन पे आरपीएफ की नज़र बनी रहेगी। तो ऐसे में क्या इतनी सारी ट्रेनें हैं, इतने सारे कैमरे लगाए जाएंगे तो उन पर एक कंट्रोल रूम, एक ही कंट्रोल रूम के जरिए वो मॉनिटर क्या हो पाएंगे? ये परेशानी का सबब भी बन सकता है आरपीएफ के लिए। बिल्कुल, अपनी बात देखिए, मुंबई में इस वक्त 1774 ट्रेनें जो लोकल ट्रेनें चलती है, जिसमें 38 ट्रेनों में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हर रीजन में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही है। जिस कंट्रोल रूम से जहां भी शिकायतें आएगी उस इलाके के जो आरपीएफ के अधिकारी उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। तो ठीक उसी तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मध्य रेलवे ने सीधे तौर पर समय सीमा तय की है कि 2023 तक मुंबई की सभी लोकल में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। हालांकि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह मुहिम चलाया जा रहा है। इसके अलावा सहेली पथक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें महिलाओं की एक टीम बनाई जाएगी जो आरपीएफ के अधिकारी शामिल रहेंगे। ऐसे में रेलवे में प्रवास के दौरान उनकी सुरक्षा का नजर रखेंगे। सत्यप्रकाश, क्या कुछ महिलाओं के रिएक्शन आने लगे हैं इसके बाद से, जिस तरीके से आरपीएफ जब मॉनिटर करेगा और सीसीटीवी कैमरे रेलवेज में लगाए जाएंगे महिला डिब्बों में, तो इस पर महिलाओं के क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? क्या किसी से आपकी बात हुई है इसको लेकर? बिल्कुल प्रेमा जी, अब तक जो आंकड़े बताते हैं, जिन डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं उन डिब्बों में जो इस तरह की हरकतें नहीं होती है। यानी कि अगर कैमरा लग जाता है तो जाहिर तौर पर जो अपराधी होता है उसे भी पता होता है कि उसको पकड़ने का जो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वह इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। ऐसे में महिलाओं में इस बात की जरूर खुशी है कि अगर इस तरह से पूरे सभी डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे तो सबसे पहले अहम बात, मोबाइल लिफ्टिंग की जो घटना होती है, चोरी की जो घटना होती है, आपस में मारपीट की जो घटना होती है, उससे निजात मिल सकता है, उससे लोगों का आराम मिले। तो जाहिर तौर पर महिलाओं के
लिए एक बड़ी खुशी की बात है। हालांकि महिलाएं इस पर खुशी भी जाहिर करती हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब मुंबई की जो लोकल ट्रेनें हैं वहां पर कैमरे लगा दिए जाएंगे महिला डिब्बे में, और सुरक्षा को फिलहाल इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो आरपीएफ की टीम लगातार इन पर मॉनिटर करेगी और मुंबई लोकल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, जिस तरीके से आंकड़े सामने आते हैं, तो एडवांस डिब्बों को किया जाएगा। और फिलहाल जो सुरक्षा के लिहाज से इनको देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और 2023 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक सभी ट्रेनों में कैमरे लगा दिए जाएंगे और आरपीएफ कंट्रोल रूम फिलहाल इन पर मॉनिटर करेगा। तो आरपीएफ की टीम को लगाया जाएगा हर जोन में। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि रूम बनाए जाएंगे, मॉनिटरिंग रूम बनाए जाएंगे, जहां से इन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और महिलाओं में भी इसको लेकर अच्छी पहल देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि लगातार हमारे साथ जैसी घटनाएं ट्रेनों में होती थी, अब फिलहाल उन पर एक तीसरी नज़र रहेगी और जिससे आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आएंगे। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।